हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों को 3 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस 2025 एज वेल एज 2025 में जितने भी दूसरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग आज के सेशन में 3 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो किस तरह से एमसीक्यूज को बनाया जा सकता है। एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पर आपको इस डाटा का इस्तेमाल करना है कहीं पे कोई सवाल का जवाब देने के लिए, तो किस तरह से आप डाटा का यूज करें कि एक अच्छा इफेक्टिव आंसर लिखकर तैयार हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें फेच कर सकें और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है जानने के लिए एंड इट्स माई गारंटी कि आज का सेशन आपकी प्रिपरेशन को, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो इसी नोट पे अब शुरू करते हैं 3 जनवरी 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं सर। तो पहली न्यूज़ में हम बात करेंगे निमिषा प्रिया केस के बारे में। A high-level Iranian official has assured India that they will take up the case of Nimisha Priya with Houthis at highest diplomatic level. She has been sentenced to death. मतलब ये कि ईरान के एक हाई लेवल ऑफिसर ने हमको या भारत सरकार को ये एश्योरेंस दिया है कि निमिषा प्रिया का जो केस है वो हाईएस्ट डिप्लोमेटिक लेवल पर हुती रेबल्स के साथ में ईरानियन ऑफिशियल्स उस केस को उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस में जो उनसे बन पड़ेगा वो करें और अगर पॉसिबल हो सके तो निमिषा प्रिया को वहां से रिहा करवा के यमन में हुती रेबल्स की कैद से आज़ाद करवा कर उनको सकुशल भारत वापस पहुंचाया जा सके, इसके लिए उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स हैं जो यमन में हाल फिलहाल उनको कैद करके रखा गया है और उनको मौत की सजा वहां पर दी गई है, जो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर इंप्लीमेंट होनी है, यानी कि अगले 1 महीने के अंदर उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब उसके पहले भारत सरकार अपनी तरफ से यथासंभव कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इनको वापस लेकर आया जाए, मगर क्योंकि हमारे हुती रिबल्स के साथ में कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है और ईरान वालों के उनके साथ में कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम लोगों ने फिर अब ईरानियन ऑफिशियल्स के सामने ये केस उठाया था। उसमें फिर उन्होंने हमको ये एश्योरेंस दिया है कि हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी मदद करने के लिए इस केस में करेंगे। तो ये तो समाचार है। ये फोटोग्राफ देख लीजिए, ये निमिषा प्रिया की फोटो है। ये वो नर्स हैं जो यमन में फिलहाल हुती रेबल्स की कैद में है और जहां पर इनको एक मौत की सजा दी गई है और 1 महीने में उस सजा को एग्जीक्यूट किया जाना है। चले, अब जिनको नहीं पता कि हुती रिबल्स का और ये निमिषा प्रिया का पूरा केस क्या है, उनको बताने के लिए और जिनको अगर पता भी है तो भी उनकी मेमोरी एक बार रिफ्रेश करने के लिए, ताकि आप लोगों को कंटेक्स्ट अच्छे से समझ में आए, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि निमिषा प्रिया का केस क्या है। She along with her Yemeni partner Mehdi opened clinic but relationship soared and Mehdi seized her passport। तो निमिषा प्रिया एक नर्स हैं, मलयाली हैं, केरला की, एंड ये यमन में काम कर रही थी एक नर्स के तौर पर। वहां पर इनकी दोस्ती होती है एक व्यक्ति से जो वहीं का रहने वाला लोकल था, इसका नाम था मेहदी। अब इस मेहदी के साथ में मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि नर्स के तौर पर काम करने से बेहतर है कि यहाँ पर मैं अपना खुद का क्लिनिक खोल लेती हूँ, उसमें कमाई ज्यादा होगी। तो ये वहां पर इस व्यक्ति के साथ में मिलकर अपना क्लिनिक खोलती हैं। अब वो क्लिनिक ढंग से चला नहीं या क्या हुआ पता नहीं, मगर इन दोनों व्यक्तियों के रिलेशनशिप जो थे आगे जाकर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका रिश्ता एक दूसरे के साथ में सोरअप हो जाता है। एंड फाइनली जो मेहदी है वो निमिषा का पासपोर्ट अपने पास में रख लेता है, सीज कर लेता है। अब पासपोर्ट के बिना ना तो निमिषा यमन छोड़ के कहीं और जा सकती थी, ना भारत वापस आ सकती थी, और इनका कहना यह था कि इसके बाद जब इसने इनका पासपोर्ट रख लिया तो फिर वो उनको परेशान करने लगा, फिजिकल असॉल्ट करने लगा उनके साथ में, और काफी उनकी जिंदगी जो है उसने कष्टकारी या तकलीफदायक बना दी। तो निमिषा ने फिर ये सोचा कि यार किसी तरीके से मुझे अपना पासपोर्ट जो है वो वापस चाहिए। तो अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया। उसमें इन्होंने ये जो मेहदी नाम का व्यक्ति था इसको ड्रग किया, चाहे उन्होंने उसको ड्रिंक में मिलाकर उसको कुछ दिया हो या कुछ खिलाया हो, उससे अपने को पता नहीं, मगर उन्होंने किसी तरीके से इसको ड्रग किया ताकि इसको अचेतन अवस्था में लेकर जाया जा सके, बेहोश किया जा सके, और जितने वक्त तक फिर ये होश में नहीं रहेगा उस बीच में जहां पर भी इसने पासपोर्ट छुपाया है वहां से मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ के निकाल लूंगी और यहां से चली जाऊंगी। ये इनका थॉट प्रोसेस था, ये सोचना था। इस सोच के साथ में इन्होंने इसको बेहोश किया ड्रग करके। एंड हुआ ये यहाँ पर कि ये चेतन अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक आ गया या जो भी हुआ हो, ड्रग ओवरडोज हो गया या जो भी हुआ, अल्टीमेटली इसकी मौत हो गई। अब जब एक बार इसकी मौत हो गई तो फिर निमिषा ने वहीं पर अपना एक लोकल पार्टनर था
उसके साथ में मिलकर इसकी पूरी की पूरी बॉडी को डिसमेंबर कर दिया और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब ये तो पूरा केस है। इस केस को फिर अल्टीमेटली जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चला, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, तो इनका फिर अरेस्ट होता है वहां पर, और उसके बाद में फिर इनको मौत की सजा जो है 2018 में दे दी गई थी। अब 2018 में जो ये मौत की सजा दी गई थी, इसके बाद फिर जो भी वहां पे फर्दर मैकेनिज्म था अपील करने का, तो इन्होंने अपील वगैरह करी और होते होते अल्टीमेटली 2023 में ये मौत की सजा को अपहेल्ड किया गया। एंड अब 2025 में 1 महीने के अंदर अंदर इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा यमन में। ये हाल फिलहाल की जो है स्थिति है। अब यमन की कहानी यह है कि यमन हाल फिलहाल एक सिविल वॉर की स्थिति में है, और उसका एक हिस्सा जहां पे फिलहाल निमिषा प्रिया को रखा गया है वो हुती रेबल्स के कब्जे में है। और हुती रेबल्स के साथ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे रिलेशनशिप्स नहीं थे और ईरानियंस के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ में, तो फिर हम लोगों ने इसलिए ईरानियन से बोला है कि भाई कुछ कर कर अगर हो सके तो निमिषा को आप वहां से निकालने में हमारी मदद करें, उनको रिहा कराने में। और अगर रिहा नहीं करा सकते तो कम से कम अभी के लिए फिलहाल मौत की सजा अगर स्थगित हो जाती है तो वो आप करवाने की कोशिश करिए। उसमें फिर अल्टीमेटली हमको एश्योरेंस मिला है, जो मैंने आपको अभी भी तो बताया इसके पहले वाली स्लाइड। अब यहां से थोड़ा सा ये न्यूज मैंने आपके साथ में इसलिए शेयर करी कि क्योंकि निमिषा प्रिया के चलते यमन अब थोड़ा न्यूज में आ गया है और न्यूज में बना हुआ है। तो यहां से संभावना है कि यमन की ज्योग्राफी के ऊपर कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, हुती रेबल्स के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, यमन की कैपिटल क्या है ये पूछी जा सकती है। तो थोड़ा सा अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कंटेक्स्ट आपको समझ में आया, उसके लिए मैंने आपके साथ में निमिषा प्रिया की न्यूज शेयर करी थी। अब यमन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यमन presently parts of Yemen are ruled by many entities. The Houthis control nearly 25% of Yemeni territories and almost half of the population. तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो यमन जो है ये सिविल वॉर की स्थिति में है, और इस सिविल वॉर की स्थिति में होने के चलते उसके कई सारे इलाकों पे कई सारी अलग अलग एंटिटीज रूल करती हैं। उसमें सबसे पावरफुल जो एंटिटी है उनका नाम है हुती रेबल्स। वो यमन का एक हिस्सा और उसकी लगभग 25% पॉपुलेशन के ऊपर अभी उनका कंट्रोल है। और इस इलाके में यमन की जो कैपिटल है जिसका नाम सना है वो भी आती है, जहां पे निमिषा को रखा गया है। साथ ही साथ अब जो दूसरे फ्रैक्शंस जो हैं जो यमन के दूसरे इलाकों पे रूल करते हैं, उसमें एक फ्रैक्शन है सऊदी अरेबिया बैक्ड गवर्नमेंट एंड यूएई बैक्ड सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल आर टू अदर ग्रुप्स दैट कंट्रोल रेस्ट ऑफ द यमन। तो एक हिस्से पे हुती रेबल्स का कब्जा है, दूसरे हिस्से पे एक सरकार का कब्जा है या फिर एक ग्रुप जो अपनी गवर्नमेंट चला रहा है जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, और तीसरे हिस्से पर भी एक कह सकते हैं ग्रुप का कब्जा है जिसने अपनी खुद की एक गवर्नमेंट बना रखी है जिसका नाम है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी, और ये जो ग्रुप है इसको यूएई सपोर्ट करता है। तो ये तीनों ग्रुप जो हैं एक दूसरे के साथ में, हुतीस और सऊदी अरब बैक ग्रुप और आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बैक ग्रुप, ये तीनों आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं। हुतीस का फिलहाल ठीक ठाक इलाके के ऊपर और एक स्ट्रेटेजिक इलाका है उसके ऊपर, प्लस लगभग 25% पॉपुलेशन पे कब्जा है। बाकी जो आपकी ये ग्रुप्स हैं इनके भी अपने अपने इलाकों के ऊपर कब्जा है। और क्योंकि एक को सऊदी अरब और एक को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो सपोर्ट कर रहा है, हुतीस को ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों देशों के बीच में यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल वॉर है वो भी चल रही है। ईरान ने हुतियों को आगे कर रखा है, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वालों ने अपने लोगों को आगे कर रखा है, तो इनके बीच में आपस में जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यमन का जो कैपिटल सना है वो फिलहाल हुती रेबल्स के कब्जे में है। मैप देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो मैपिंग से ही आने की संभावना है, तो मैप अपने को यमन का पता होना चाहिए, एंड साथ ही साथ फिर इसके साथ में कौन कौन सी मेजर वाटर बॉडीज लगती हैं इसके भी अपने को थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। तो देखते हैं सर, ये यमन का मैप है, देखिए इधर ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है ये पूरा इलाका कहलाता है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में कई सारे देश हैं, उसमें नीचे की तरफ में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको दो देश देखने को मिलते हैं, एक यमन है और दूसरा ये ओमान है। तो यमन का पहले तो बॉर्डर किसके साथ में लगता है, पहला सवाल तो हम लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए। एक तरफ ओमान के साथ में इनका बॉर्डर लगता है और ऊपर की तरफ में सऊदी अरेबिया के साथ में इनका बॉर्डर लगता है। दूसरा ये कि यमन की जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक है। यमन और इसके दूसरी तरफ में हमको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है। मैं रेड कलर का यूज करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे।
तो ये यमन जो है वो आपका अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है और एशिया में आता है। और यहाँ पर जो ये इसके सर्टेन डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका और यमन के बीच में ये जो छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं बाब अल मंडेब। और बाब अल मंडेब के ऊपर की तरफ में रेड सी है और नीचे की तरफ में गल्फ ऑफ एडन है। और जैसे ही आप इस गल्फ ऑफ एडन से बाहर आते हो तो फिर यहाँ पर अरेबियन सी आ जाती है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठा हुआ है। यहां से अगर अब आपको ऊपर की तरफ जाना है तो रेड सी से होते हुए आप मेडिटेरेनियन सी में निकल जाओ और वहां से फिर आप यूरोप जा सकते हो। या फिर अगर आपको यूरोप से डायरेक्टली एशिया या अरेबियन सी में आना है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ में जाना है, तो पूरा अफ्रीका घूम के आने से बचने का तरीका यह है कि आप मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में आओ, रेड सी से फिर आप यहाँ से गल्फ ऑफ एडन में आओ और यहाँ से फिर आप एशिया की तरफ में जहां पे भी जाना चाहते हो, इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ में आप जा सकते हो। तो ये बेसिकली एक चोक पॉइंट है। अब जिसका इस चोक पॉइंट के ऊपर कब्जा होगा वो यहाँ से यहाँ जाने वाले जहाजों को भी रोक सकता है और यहाँ से यहाँ आने वाले जहाजों को भी रोक सकता है। क्योंकि ये इलाका बहुत स्ट्रेटेजिक है, यहाँ से तेल का काफी बड़ी मात्रा में सप्लाई होता है, चाहे यूरोपियन देशों को सप्लाई होता हो चाहे आपके एशियन देशों को सप्लाई होता हो, यहाँ से सप्लाई काफी बड़ी मात्रा में जाती है। तो इसलिए इस बाब अल मंडेब चोक पॉइंट पर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आदमी यमन में यहाँ पे बैठा हुआ है, या यूं बोलना चाहिए जो आदमी यमन कंट्रोल करेगा, वो बाब अल मंडेब के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, मगर यमन में चल रहा है सिविल वॉर और इसी बात को लेकर यहाँ पे परिस्थितियां जो है खराब हो जाती हैं। क्योंकि ये जो हिस्सा है बाब अल मंडेब के जस्ट आसपास का जो इलाका है, इसके ऊपर हुती रेबल्स ने कब्जा करके रखा हुआ। देखिए इस मैप में यहाँ पर ये जो रेड कलर से डार्क और ये जो लाइट ग्रीन, लाइट जो रेड कलर देखने को मिल रहा है वो एकदम ही लाइट रेड कलर देखने को मिल रहा है। ये पूरा इलाका अलग अलग टाइम पीरियड पे हुती रेबल्स के कब्जे में रहा है। बाकी यमन, बाकी जो सऊदी अरब और यूएई बैक्ड ग्रुप्स हैं उनके कंट्रोल में था। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो इलाका हुती रेबल्स के कब्जे में है, ये एकदम बाब अल मंडेब जो है उससे लगा हुआ इलाका है। अब यहां से नीचे की तरफ में जाना हो या यहां से ऊपर की तरफ में जाना हो, तो दोनों इलाकों पे हुती रेबल्स कर क्या रहे हैं, हुती रेबल्स यहाँ पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जहाजों के ऊपर, और इसके चलते उन्होंने पूरा का पूरा आपका जो ये रास्ता है, ये पूरा का पूरा जो शिपिंग रूट है, इसको डिस्टर्ब करके भी रखा हुआ है, बुरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा हुआ। इनको सपोर्ट मिला हुआ है ईरान का, और ईरान की मदद से फिर यहाँ पर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये ईरान की प्रॉक्सी है, और इनकी मदद से ईरान जो है यहाँ पर आपके जो दूसरे अरेबियन देश हैं, सऊदी अरब हो गया या फिर दूसरे जो आपके अरेबियन देश हैं जो ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई में है, उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। पर यूनाइटेड, और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो दूसरे एलाइज हैं, इजराइल हो गया और बाकी जो दूसरे एलाइज हैं, उनके ऊपर भी वो प्रेशर बनाने का काम यहाँ पे शिपिंग रूट्स वगैरह को कट ऑफ करके करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो ये हो गया यमन। याद रखना है यमन की बॉर्डर किस किस देशों से लगती है, एक तरफ सऊदी अरब से लगती है, दूसरी तरफ ओमान से लगती है। एक तो अपना ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, बाब अल मंडेब जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है, तो बाब अल मंडेब एक छोटा सा पोर्शन है, रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। रेड सी अल्टीमेटली फिर कहाँ जाती है, रेड सी आपको रेड सी जाती है स्यूज कैनाल तक, और स्यूज कैनाल फिर कनेक्ट करता है ऊपर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के साथ में, जिससे आप यूरोप जा सकते हो। और ये जो रेड सी है बाब अल मंडेब, इसको कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन के साथ में। गल्फ ऑफ एडन से आप अरेबियन सी में आ सकते हो और अरेबियन सी से आप फर्दर आगे जा सकते हो। इसी तरह इसी मैप में आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ये जो ईरान है, ईरान के साथ में अब ये जो इलाका, यहाँ पर जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। और उसके बाद में फिर ये जो छोटा सा मोड़ आता है, घुमाव आता है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, यहाँ से भी काफी बड़ी मात्रा में आपका ऑयल वगैरह सप्लाई होता है। और यहाँ पर भी क्योंकि अभी एकदम ईरान की विसिनिटी में लगा हुआ है, तो यहाँ पर ईरान भी अगर चाहे तो क्योंकि ईरान अपने आप में एक पावरफुल देश है, वो चाहे तो यहाँ से आने जाने वाली आपकी जितने भी ऑयल और गैस की शिपिंग है उसको कट ऑफ कर सकता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर ईरान ने किसी वक्त में अगर यहाँ से जो ऑयल और गैस की सप्लाई हो रही है उसको कट ऑफ कर दिया, और एट द सेम टाइम अगर हुती रेबल्स ने यहाँ बाब अल मंडेब से जितनी भी ऑयल और गैस की सप्लाई लाइन हो रही है उसको कट ऑफ कर दिया, तो एक तरीके से दुनिया का 70 से 80% के आसपास की जो ऑयल और गैस की सप्लाई है उसके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब अगर ये चीज हो जाती है तो इससे तेल की कमी हो जाएगी, गैस की कमी हो जाएगी, और क्योंकि तेल के साथ में फिर सारे देशों की इकोनॉमीज जुड़ी हुई हैं, तो फिर सारे देशों में जो भी आपकी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके दाम बढ़ने लगेंगे, और वो दाम अगर बढ़ने लगेंगे तो इसको आप इस दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है वो सीधे सीधे फिर आपके घर पे आ जाएगा, आपके टेबल तक, आपकी जो खाने की टेबल है उस तक को इम्पैक्ट करने लगेगा। तो इस प्लानिंग के साथ में ईरान ने जो है यमन में ये हुती रेबल्स को सपोर्ट कर रखा है, और अब
हालांकि हम लोगों की हूती रिबल्स के साथ में कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, मगर क्योंकि हमारे ईरान के साथ में रिलेशनशिप्स हैं तो हमारी कोशिश है कि हम किसी तरीके से हूती रिबल्स वगैरह से अपना भी जो काम है वो निकलवा सकें, प्लस उनके साथ में अपने रिलेशनशिप्स वगैरह हम भी जो है खराब ना करें किसी तरीके से। ये हमारी भी जो है कोशिशें अभी बनी हुई हैं। तो ये जो है पूरा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है जो अपने को ध्यान में रखनी है। निमिषा प्रिया का केस और इसके चलते हूती रिबल्स काफी ज्यादा आप कह सकते हैं काफी भारत में इस वक्त न्यूज में है, इसलिए इनके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चंस अब यहाँ से क्या क्या बन के तैयार होते हैं। अब ये जो निमिषा प्रिया से रिलेटेड सवाल हैं वो यूपीएससी में तो नहीं आएंगे, मगर जो वनडे के एग्जामिनेशन उसमें पूछे जा सकते हैं कि निमिषा प्रिया केस रिसेंटली किस देश से रिलेटेड है, तो यमन से रिलेटेड है। निमिषा प्रिया कौन है? एक केरला की नर्स है जिनको यमन में फिलहाल सेंटेंस टू डेथ किया गया और उसको रुकवाने की अपन कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस हूती रिबल्स के ऊपर बनेंगे कि हूती रिबल्स कौन है। हूती रिबल्स यमन में एक रिबल्स का ग्रुप है जिसको कई सारे देशों ने टेररिस्ट ग्रुप भी घोषित कर रखा है, जो यमन में सिविल वॉर लड़ रहा है और फिलहाल यमन के एक इलाके के ऊपर जिसमें उसका कैपिटल भी शामिल है और सिग्निफिकेंट टेरिटरी के ऊपर इनका कंट्रोल है। एक सवाल ये हो गया। दूसरे जितने भी क्वेश्चंस हैं कि यमन की बॉर्डर किन देशों से लगती है, याद रखना है, बता दिया है, सऊदी अरब और ओमान से। प्लस ये बाब अल मंडेब कहाँ कहाँ पर है, किसके बीच में है, तो एक तरफ यमन आ जाता है और एक जगह जिबूती आ जाता है, इनके बीच में है। बाब अल मंडेब किसको कनेक्ट करता है, तो रेड सी को और गल्फ ऑफ ईडन को कनेक्ट करता है। घुमा के पूछ सकते हैं कि रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन को कौन कनेक्ट करता है, तो जवाब हो जाएगा बाब अल मंडेब कनेक्ट करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर पर्शियन गल्फ में जो ये टर्न आता है इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये भी अपने को ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें हमको बात करनी है ईपीएफओ 3.0 के बारे में। सबसे पहले तो ये ईपीएफओ क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर ईपीएफओ 3.0 क्या है वो डिस्कस करेंगे। ईपीएफओ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये संस्था जितने भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनके प्रोविडेंट फंड का पैसा मैनेज करता है। आप में से कई लोगों के पेरेंट्स सरकारी नौकरियों में होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में होंगे, तो आपने सुना भी होगा कई बार कि आपके पेरेंट्स की तनख्वाह का कुछ पैसा कट जाता है, तो जो पैसा कटता है उसमें एक सर्टेन अमाउंट प्रोविडेंट फंड के नाम से भी काटा जाता है। वो सारा पैसा ईपीएफओ के पास में आता है और ईपीएफओ फिर उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करना है ताकि उसमें कुछ प्रॉफिट आ सके, या फिर कहाँ पर उसको लगाना है ताकि वो सेफ एंड सिक्योर रह सके, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी ईपीएफओ के ऊपर में आती है। तो ये तो ईपीएफओ का काम हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब समाचार है ईपीएफओ 3.0 के बारे में। क्या है ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो ईपीएफओ जून 2025 में लॉन्च करने वाला है। द न्यू सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू बैंकिंग सिस्टम्स इन द कंट्री एंड वेबसाइट विल बी मोर यूजर फ्रेंडली। तो ईपीएफओ एक नया सिस्टम लाएगा जिसका नाम है ईपीएफओ 3.0, जो एक सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर आज की तारीख में जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर देश भर में चल रहे हैं उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। बैंकिंग सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है? बैंकिंग सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि जैसे आपने कोई पैसा अगर कहीं जमा किया, तो जैसे ही वो पैसा डिपॉजिट होता है रियल टाइम में वो पैसा आपके खाते में शो होने लगता है, या फिर अगर आपने कुछ पैसा निकाला तो रियल टाइम में वो पैसा जो है आपके खाते से कट गया, उसके बाद आपका जो प्रेजेंट बैलेंस है वो शो हो जाएगा। इसी तरह आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे के सारे आपके पासबुक में रिकॉर्ड होते रहते हैं जब भी आप निकलवाना चाहो, और उनके पास जो पूरा बैंकिंग सिस्टम का रिकॉर्ड है उसमें आपका ऑनलाइन जो है रियल टाइम में वो सारी के सारे ट्रांजेक्शन्स की डिटेल जो है वो आपका सेव होती चली जाती है। ये सारा का सारा जो काम होता है बैंकिंग सॉफ्टवेयर पर, इसके चलते हम लोग यूपीआई सेटलमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपने अगर पैसा दिया है किसी को तो आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा और दूसरे वाले के अकाउंट में इक्विवेलेंटली उतना पैसा चला जाएगा। इससे कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को भी बढ़ावा मिलता है, पैसा आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं रखना पड़ता। तो इसी कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए, और क्योंकि जो भी आपके ये ईपीएफओ का पैसा है वो इकट्ठा तो जनरली लोग नहीं निकालते हैं, या फिर अगर इकट्ठा निकाल भी लिया तो साथ में लेकर तो आदमी घूमेगा नहीं लमसम में जो पैसा निकाला जाता है रिटायर होने के बाद में। तो उस पैसे को अगर आपको पार्ट्स में या बिट्स एंड पीसेस में चाहिए तो ईपीएफओ ने इस बात को भी ध्यान रखा है और उसके लिए वो अपने फिर सॉफ्टवेयर को बैंकिंग सॉफ्टवेयर की तर्ज पर जो है लॉन्च कर रहा है। और अभी की अपेक्षा वो जो सॉफ्टवेयर नया लॉन्च करने के मूड में ये लोग हैं वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली जो है रहने वाला है।
साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ईपीएफओ से जो पैसा अगर निकाला भी है आपने, तो इकट्ठा उसकी एकदम से जरूरत नहीं पड़नी है। कुछ आपको थोड़ा बहुत अगर कहीं ट्रांजैक्शन करना है, कुछ अगर आपको छोटे छोटे अमाउंट्स में चाहिए, तो उसके लिए अब आप ये करो कि ईपीएफओ से पैसा निकालो, फिर वो अपने बैंक में डालो और फिर बैंक के माध्यम से ऑपरेट करो। उससे बचने के लिए ईपीएफओ जो है अब ये सुविधा अपने जितने भी उसके कस्टमर्स हैं उनको दे रहा है कि बैंकिंग की तरह ही हमारा भी अपना सॉफ्टवेयर है, हम लोग आपको एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जैसे ही आपका एटीएम कार्ड आपके पास आ जाए, ईपीएफओ 3.0 लॉन्च हो जाए, तो पैसा कहीं निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ही रहने दो, और जब भी फिर आपको निकालना हो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तरह आप इसका यूज कर सकते हो। इससे दो फायदे हैं, एक तो ईपीएफओ के पास में जो अमाउंट ऑफ मनी है वो ठीक ठाक, जो लार्ज चंक ऑफ मनी है वो उसको मेंटेन कर सकता है। दूसरा ये कि आपका जो भी आपका प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा जिस व्यक्ति ने लगाया है, उसको भी एक से निकाल कर दूसरे अकाउंट में डाल के फिर वहां से मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने ईपीएफओ के अकाउंट से ही जो है इसको चला सकता है। तो एक तीर से दो निशाने सध रहे हैं, दोनों का फायदा भी है। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो है ईपीएफओ 3.0 सॉफ्टवेयर से अचीव किया जाएगा, इसलिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। चलें, तो ये हो गई ये वाली न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। Researchers from IIT Guwahati and Bose Institute Kolkata have developed an advanced injectable hydrogel for localized cancer treatment। मतलब ये कि आईआईटी गुवाहाटी और कलकत्ता के बोस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने मिलकर एक नए किस्म का इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल डेवलप किया है, जिसकी मदद से लोकलाइज्ड कैंसर्स का ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला सवाल तो ये कि ये लोकलाइज्ड कैंसर होता क्या है। शरीर के अगर किसी एक हिस्से में आपको कैंसर की कोई गठान उठ गई है या कैंसर के सेल्स डेवलप हो गए जो एक पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड है, मगर आपके शरीर के दूसरे एरियाज को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरीके के कैंसर को बोला जाता है लोकलाइज्ड कैंसर। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर में सर्टेन जो आपका बॉडी का पोर्शन है उसी में आपको कैंसर की गठानें डेवलप होंगी और वो उसी इलाके को इम्पैक्ट करेंगी। बाकी जो आपका बॉडी पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट्स हैं या फिर कोई और सेक्शन जो है बॉडी का, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तरीके के जो कैंसर्स होते हैं जिसमें आपकी कैंसर की गठानें एक सर्टेन एरिया तक ही कन्फाइंड रहती हैं, उसे लोकलाइज्ड कैंसर बोला जाता है। इसका उल्टा कई कैंसर ऐसे होते हैं जिससे पूरी की पूरी बॉडी इंपैक्ट होती है। जैसे ब्लड कैंसर की बात की जाए, तो उससे फिर अगर आपको ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम अगर हो जाती है, तो फिर उसमें आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो लोकलाइज्ड कैंसर्स के डेवलपमेंट में हेल्प हो सकती है, ऐसा इन लोगों का कहना है, इस न्यूली डेवलप्ड इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल की मदद से। इसमें फिर ये क्वेश्चन कि हाइड्रोजेल आखिर होता क्या है, पहले अपने को ये पता होना चाहिए, फिर इसकी मदद से कैसे ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजेल्स आर वाटर बेस्ड पॉलीमर नेटवर्क्स केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग फ्लूइड्स। तो हाइड्रोजेल्स बेसिकली पॉलीमर होता है जो वाटर बेस्ड है, और ये काफी बड़ी मात्रा में या फिर फ्लूइड बेस्ड एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, जिसमें फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता है और इनको रिटेन भी किया जा सकता है। यानी कि एक इस तरीके का पॉलीमर जिसमें प्रोमिनेंट मात्रा में वाटर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है उसकी डेवलपमेंट में, और जिसमें आप किसी दूसरे फ्लूइड को स्टोर भी कर सकते हो काफी वक्त तक उसमें, फिर आप उसे रिटेन करके भी रख सकते हो। जैसे एक स्पंज हो गया, स्पंज के एग्जांपल से समझते हैं कि उसको अगर आपने पानी में या किसी फ्लूइड में डाला तो फिर वो उसको सोख लेगा, और उसको अगर फिर आप रख दोगे कहीं पर तो फिर वो उसको अपने अंदर रिटेन करके रखेगा। फिर अगर आप उस स्पंज को दबाते हो तो उसमें से फिर वो फ्लूइड या जो भी वाटर है वो निकल कर आएगा जो आपने उसमें स्टोर कर रखा हुआ है। तो उसी तरीके का जो फंक्शन है इस पॉलीमर का होता है, जिसकी डेवलपमेंट में प्रोमिनेंटली आप वाटर का इस्तेमाल करते हो अलॉन्ग विद अदर फ्लूइड्स या जो भी आप उसमें इस्तेमाल करते हो उसके नेटवर्क को डेवलप करने में। इसकी खासियत भी स्पंज की तरह है कि ये फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर रख सकता है और काफी लंबे वक्त तक उनको फिर अपने अंदर रिटेन कर सकता है। तो ये जो है, और साथ ही साथ अब ये जो हाइड्रोजेल्स होते हैं इनकी खासियत ये भी होती है, और या फिर ये जो पर्टिकुलर आपने डेवलप किया है इसकी खासियत ये है कि ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि ये जो लिविंग टिश्यूज हैं उनको मिमिक कर सकता है। जो आपके लिविंग टिश्यूज होते हैं बॉडी के, उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनका जिस तरीके का पूरा उसमें जो अलग अलग फ्लूइड्स का मूवमेंट होता है, जिस तरीके की उनकी पूरी प्रोसेसेस होती हैं, ये लगभग उसको मिमिक कर सकता है। इससे होता यह है कि इनका बायोमेडिकल एप्लीकेशन जो है वो आसान हो जाता है। यानी कि अगर आपको किसी लिविंग थिंग के ऊपर आपको इसका यूज करना है तो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। एक तो यह है कि कोई मैकेनिकल चीज है और आपने कोई नॉन लिविंग चीज में उसका इस्तेमाल कर दिया, वो एक अलग बात है। मगर बायोमेडिकल्स में क्योंकि आप किसी लिविंग चीज के में किसी चीज को इंजेक्ट कर रहे हो, किसी चीज को डाल रहे हो, खासतौर पे किसी इंसान की अगर बात की जाए, तो वहां पर अगर इस तरीके के प्रयोगों में गलती सलती हो जाए तो उससे आपकी जान जाने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मगर हाइड्रोजेल्स की खासियत यह है ये लिविंग टिश्यूज को मिमिक करते हैं, तो अगर इनको किसी इंसान में प्रोजेक्ट में इंजेक्ट किया जाता है, बायोमेडिकल एप्लीकेशन अगर किया जाता है, तो उसकी जान पे
नहीं बनाएगी, उसकी जान को खतरा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। फोटोग्राफ देखिए, अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह आपको देखने को लग रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह ये हाइड्रोजेल्स होते हैं और एक एक इंडिविजुअल हाइड्रोजेल कुछ इस तरीके का है, देख लें सर। एक और फोटोग्राफ देखिए, ये एक और हाइड्रोजेल है। ये हाइड्रोजेल्स, ये जो छोटे छोटे जो बॉल जैसे आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजेल है, और उसके अंदर फ्लूइड वगैरह जो भी है उसको स्टोर करके रखा गया। तो ये जो हाइड्रोजेल है, इसमें अब ये लोगों का प्लान ये है कि इस हाइड्रोजेल के अंदर हम लोग आपका जो भी कैंसर से लड़ने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें जो दवाइयां दी जाती हैं वो हम लोग इसमें स्टोर कर रखेंगे। दिस हाइड्रोजेल सर्व्स एज अ स्टेबल रिजर्वॉयर फॉर एंटी कैंसर ड्रग्स, रिलीजिंग इट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो अब क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजेल्स वगैरह इन्होंने डेवलप किया है, इसमें एंटी कैंसर का ड्रग आप डालोगे और उसके बाद में फिर जहां पर भी टिश्यूज वगैरह पे जो भी कैंसर से रिलेटेड टिश्यूज हैं या जो गठाने पड़ गई हैं, उसके आसपास कहीं पर आप बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट कर दोगे। अब ये जो मेडिसिन इसमें है, तो वो बड़ी कंट्रोल्ड मैनर में उस मेडिसिन को धीरे 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 वो कैंसर की गठानों के जो टिश्यूज हैं सिर्फ उन्हीं तक पहुंचाएगा, और उसके आसपास के जो दूसरे टिश्यूज हैं जिसमें कैंसर की कोई लक्षण आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपकी बॉडी में एक सर्टेन सेक्शन है और यहां पे कैंसर के टिश्यूज का निर्माण हो गया। अब कैंसर सिर्फ इतने से इलाके में है या फिर जो कैंसर की गठान है वो इतने से पोर्शन में पड़ेंगी, मगर इससे बचने, अब इस कैंसर का जब पूरा इलाज होता है उसमें प्रोमिनेंटली जो एक चीज दी जाती है वो है रेडिएशन। रेडिएशन के कई सारे सेशंस होते हैं। रेडिएशन जब डाला जाएगा तो फिर बॉडी के पूरे पार्ट के ऊपर डाला जाएगा। अब इसमें जो कैंसर के टिश्यूज हैं वो तो चलो मिट जाएंगे, मगर उस रेडिएशन का फिर बाकी जो बचा हुआ आपका बॉडी पार्ट है उसके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। तो उससे बचाने के लिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अब ये बोल रहे हैं कि अगर इस बॉडी में इतने से इलाके में कहीं पर अगर कैंसर के सेल्स डेवलप हो गए या कैंसर के टिश्यूज बन गए हैं, तो वहीं कहीं पे अपन लोग हाइड्रोजेल्स को इस तरीके से इंजेक्ट कर देंगे। अब ये हाइड्रोजेल्स को इस तरह से इंजेक्ट किया गया है और एंटी कैंसर ड्रग के साथ में इंजेक्ट किया गया है, तो धीरे धीरे मात्रा में वो इस कैंसर के जो सेल्स वगैरह हैं इसमें ये दवाई डालते रहेंगे कंट्रोल्ड मैनर में, और इससे इस कैंसर का जो भी इलाका है या जो गठान है इसका, इस टिश्यू का इलाज हो जाएगा। और रेडियोथेरेपी में जो बाकी बॉडी का पोर्शंस थे जिनके ऊपर बहुत सीवियर इंपैक्ट पड़ रहा था रेडिएशन का, उससे आप जो है बॉडी को बचा सकते हो। ये लॉजिक है जिसके बेसिस पर इस पूरी की पूरी प्रोसेस को लाया गया है। तो बस वही बात यहाँ लिखी है कि हाइड्रोजेल्स की मदद से ये एंटी कैंसर ड्रग्स का रिजर्वायर की तरह इम्प्लांट किया जाएगा और कंट्रोल मैनर में जो है आपके दवा को अंदर छोड़ेगा, ताकि एक हेल्दी सेल्स वगैरह जो है उनको हार्म से बचाया जा सके। खास तौर पर लोकलाइज्ड कैंसर और उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर जो है, जो एक बहुत महिलाओं में काफी बड़ी मात्रा में आज की तारीख में आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कई पुरुष भी जो है इससे इम्पैक्ट होने लगे हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके ट्रीटमेंट को रिवोल्यूशनाइज कर देगा अगर ये जो प्रोसेस है वो चल जाती है, और इससे आपकी जो पूरी की पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी बदलेगी, उस पर भी जो है इम्पैक्ट होने का, पॉजिटिवली इम्पैक्ट होने का जो है अनुमान है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर होती हुई हमको समझ में आती हैं अगर ये हाइड्रोजेल जो इन्होंने डेवलप किया है IIT गुवाहाटी और बोस इंस्टीट्यूट केरला ने, अगर ये कामयाब हो जाता है। तो ये तो अपनी न्यूज हो गई। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहला तो अपने को याद रखना है कि हाइड्रोजेल्स होते क्या हैं। तो एक वाटर बेस्ड पॉलीमर्स होते हैं जिनमें खासियत यह है कि ये फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। दूसरा खासियत ये होती है कि इनका इस्तेमाल, क्योंकि ये टिश्यूज का जो टिश्यूज हैं उनको मिमिक कर सकते हैं, उनके फंक्शंस को मिमिक कर सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। इंसानों पर इसका प्रयोग सेफ होता है। एक बार जब आपने उनको इंजेक्ट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया अंदर, तो क्योंकि वो टिश्यूज को मिमिक कर सकते हैं तो बॉडी उसको एक आप आउटसाइडर के तौर पर या पैरासाइट के तौर पर नहीं लेगी और उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। वहां पे वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे किसी तरीके से बॉडी के दूसरे सेल्स या किसी फंक्शन के साथ में, वो किसी तरीके का जो है इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। बाकी जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो भी आप उनकी मदद से पूरा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इनकी मदद से हो सकती है। एंड ये क्वेश्चन की रिसेंटली ये लोकलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजेल किसने, इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल किसने डेवलप किया है, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा IIT गुवाहाटी ने एंड बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता ने जो है मिलकर ये डेवलप किया है। बाकी बेसिक लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, फोटोग्राफ्स मैंने आपको इसके दिखाई दिए। एंड खास तौर पर इससे किस तरीके के कैंसर की ट्रीटमेंट को रिवोल्यूशनाइज करने की आसार हैं, तो जवाब हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर को जो है रिवोल्यूशनाइज करने के आसार अपने को यहाँ पर इसमें समझ में आ रहे हैं। प्लस और भी जितने दूसरे कैंसर्स हैं जिसमें कैंसर का ट्यूमर या गठान सर्टेन इलाकों तक कन्फाइंड रहता है, उन सारी जगहों पर भी इस ट्रीटमेंट को फिर आगे लगाया जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें अब हम स्पोर्ट अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी आपके 1 डे के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, चाहे रेलवे हो,
चाहे एसएससी हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस हो, एमपीपीएससी आने वाला है, इसके अलावा दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके भी पीएससी के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो उसमें ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी काम की है। सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो ये अपने को याद करना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सबसे पहली कैटेगरी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार जिन जिन लोगों को मिला है उसमें सबसे पहले डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है कौन है, ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते थे शूटिंग कैटेगरी में, तो मनु भाकर एक तो इनको दिया जा रहा है। दूसरा वर्ल्ड चेस चैंपियन डी कुकेश, इनके बारे में भी आपको पता ही है, काफी न्यूज में रहे हैं, रिसेंटली दुनिया के सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, तो एक तो इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तीसरा मेंस हॉकी के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, इनको दिया जा रहा है। और चौथा पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार, इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। दूसरे कैटेगरी के जो अवार्ड्स हैं वो अर्जुन अवार्ड्स हैं। तो स्वप्निल कुसाले, इन्होंने भी जो है पेरिस में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो स्वप्निल कुसाले को दिया जा रहा है अर्जुन अवार्ड। दूसरा सरबजोत सिंह हु वन ब्रॉन्ज इन मिक्स्ड एयर पिस्टल, इनको भी इन्होंने भी जो है मिक्स्ड एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता था, इनको ही अवार्ड मिल रहा है। एंड तीसरा अमन शेरावत, ही वन ब्रॉन्ज इन रेसलिंग एट पेरिस, इनको भी जो है अवार्ड दिया जा रहा है। नाम अपने को इनके ध्यान रखना पड़ेंगे। थर्ड, मुरलीकांत पेटकर 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम 1972 पैरा ओलंपिक was chosen for अर्जुन अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है, क्योंकि मुरलीकांत पेटकर साहब जो हैं, इनकी जो कहानी है चंदू चैंपियन के नाम से रिसेंटली एक मूवी आई थी कार्तिक आर्यन की, उस मूवी में जो है इनको काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया था। इनकी स्टोरी जो है रिसेंटली जो है काफी न्यूज में रही थी, चंदू चैंपियन के नाम से ये पूरी कहानी जो इनकी आई थी। तो उसके बाद फिर सरकार भी जागी है और अब जाके मुरलीकांत पेटकर साहब को 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग गोल्ड मेडलिस्ट ये रहे 1972 पैरालंपिक में, तो अब इनको जो है अर्जुन अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अर्जुन अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी मुरलीकांत पेटकर साहब को दिया जा रहा है। क्या किया था 1972 के पैरालंपिक्स में 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्विमिंग में ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बाद में फिर इनकी कहानी काफी स्ट्रगल्स हैं, काफी कुछ है, हो सके तो आप ये मूवी भी देखिए चंदू चैंपियन, इससे आपको समझ में आएगा। तो रिसेंटली ये उसके चलते समाचार में आए थे। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है कि रिसेंटली जो चंदू चैंपियन के नाम से मूवी आई थी वो किसकी लाइफस्टाइल पे बेस्ड है, तो मुरलीकांत पेटकर या फिर जिनके नाम पे जिनके ऊपर बेस्ड है वो किस खेल से ताल्लुक रखते हैं, जवाब हो जाएगा स्विमिंग। तो एक ये याद रखना है। फोटोग्राफ देखिए इनका, ये इनका फोटोग्राफ है। चले, नेक्स्ट कैटेगरी है द्रोणाचार्य अवार्ड की, नाम से समझ में आ गया होगा, कोचेस को अवार्ड दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड शूटिंग कोच दीपाली देशपांडे को दिया जा रहा है इस बार। ऑब्वियस सी बात है, बनता भी है, क्योंकि शूटिंग में जिस तरीके से प्रतिमाएं एक के बाद एक निकल कर आ रही हैं, उसके लिए शूटिंग के कोच डिजर्व करते हैं कि उनका सम्मान किया जाए। तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है शूटिंग कोच दीपाली देशपांडे को। हॉकी कोच संदीप सांगवान को दिया जा रहा है और पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा, इन 3 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो ये अपने को नाम याद रखने हैं, बताने लायक इसमें कुछ नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा ये सीधा सीधा सा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कितनों को मिला है, 4 लोगों को दिया गया है, मनु भाकर, डी गुकेश, आपके कैप्टन हरमिंदर सिंह, ये मेंस हॉकी के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह एंड पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कुमार। इसके बाद अर्जुन अवार्ड किनको दिया गया है, 3 लोग, स्वप्निल कुसाले, सरबजोत सिंह और अमन शेरावत। देन आपके मुरलीकांत पेटकर का नाम स्पेसिफिकली मैं एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, इनका नाम अपने को ध्यान रखना है, किस खेल से ताल्लुक रखते हैं एंड क्या मिल रहा है, अर्जुन अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी। क्यों न्यूज में आ गए थे, चंदू चैंपियन करके एक मूवी है, उसमें इनकी लाइफ स्टोरी को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया था। एंड लास्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड किन किन को दिए जा रहे हैं, शूटिंग कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान और पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा को यह अवार्ड दिया गया। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 4 जनवरी 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें एंड मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।